नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। आज से बजट पेश होने तक हम हर दिन आपसे मिलेंगे अर्थनीति बजट विशेष में। और आज हम बात करेंगे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की। साल 2023-24 के बजट से क्या अपेक्षाएं कर रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र, इस बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए तीन मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं उर्वशी प्रसाद। उर्वशी जो हैं नीति आयोग में निदेशक हैं। आपका स्वागत उर्वशी। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर DK गुप्ता। आप फेलिक्स हेल्थ केयर में CMD हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जूम पर ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं शबनम सिंह, जो प्रधान सलाहकार स्वास्थ्य हैं CII में। शबनम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आवाज आ रही है। बहुत स्वागत आपका। तो आज का हम शो शुरू करते हैं। उर्वशी, हम सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। बजट आने वाला है और स्वास्थ्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है, हमारे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और जान कब है? जब स्वास्थ्य है। तो सरकार क्या कुछ दे रही है इस बजट में? क्या कुछ इंडस्ट्री की अपेक्षाएं हैं? क्या कुछ आम लोगों की अपेक्षाएं हैं जो आप लोगों ने काम किया है नीति में होने के वजह से? जी, तो एक तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में हम लोग अभी एक बहुत बड़ी महामारी से जूझते हुए अभी करीब कुछ कह सकते हैं कि बाहर शायद हम लोग निकले हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें अपने स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने के लिए करनी है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और वो हर स्तर पे है। चाहे आप पब्लिक हेल्थ देखें, प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या अस्पताल देखें, तो वो तो हमें बनाना ही है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और तरह के पब्लिक हेल्थ जो हमारे प्रोफेशनल हैं, उनमें भी हमें और इन्वेस्टमेंट लानी है। उसको भी हमें मजबूत करना है, क्योंकि स्वास्थ्य में सिर्फ एक अस्पताल बना देने से कुछ नहीं होता। जब तक उसमें सही इक्विपमेंट ना हो, सही आपका ह्यूमन रिसोर्स ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि दोनों पहलू पे काम हो, और उन दोनों पहलुओं पे ही सरकार ध्यान दे रही है। बजट जो है वो ज़रूर हम उम्मीद रखेंगे कि बढ़ेगा, चूँकि स्वास्थ्य के लिए एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी कमिटमेंट है कि जो GDP के हिसाब से जो परसेंटेज स्पेंड है हेल्थ में, वो हम बढ़ाएंगे। खैर, वो सिर्फ केंद्र का काम नहीं है, राज्य सरकारों का भी है, लेकिन दोनों को मिल के साथ में करना बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक हेल्थ पे खर्चा अपना बढ़ाएं। जी, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उर्वशी कि राज्य सरकारों की एक तो भूमिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो है वो राज्य का भी विषय है, बड़े तौर पर, प्राइमरी तौर पर। और दूसरे कि सिर्फ अस्पताल खोलने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम अभी देखते हैं कि साल 2022-23 में हेल्थ सेक्टर का जो एलोकेशन था बजट में, वो क्या था। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 86,201 करोड़ रुपए जो हमारा इस वर्ष का जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें एलोकेशन था, बजटरी एलोकेशन स्वास्थ्य में। और हेल्थ रिसर्च पर आउट ऑफ दिस 86,201 करोड़, 3,201 करोड़ हेल्थ रिसर्च पे था, बाकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था। डॉक्टर गुप्ता, आप अस्पताल चलाते हैं, और जैसा उर्वशी ने अभी बताया कि अस्पताल ही काफ़ी नहीं है। अस्पतालों के बावजूद उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विस कैसी दी जा रही है, अवेयरनेस अस्पताल कितना पैदा कर रहे हैं। तो इस दिशा में आप क्या चाहते हैं इस बजट से? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर GDP की बात करते हैं, जितने विकसित देश हैं वो अपनी GDP का 10 से लेकर 18% खर्च करते हैं हेल्थ केयर इंफ्रा पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे उनका बजट होता है। जो WHO कहता है 5% कम से कम बजट होना चाहिए आपका हेल्थ सेक्टर का, अगर आपको सही सेवाएं देनी है। जो ब्रिक्स कंट्री हैं एक्सेप्ट चाइना, इंडिया, बाकी जितनी भी कंट्री हैं सबका लगभग 5% ही है। हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो पिछले 70 साल में आज़ादी से लेके पिछले 7 साल पहले तक जो हालत थी कि सिर्फ हम 1% से लेके 1.25% GDP का हम खर्च कर रहे थे। बट नई सरकार आई, कुछ अच्छा विजन था, तो इन लोगों ने 2% किया, और लास्ट वाले बजट में जो आपने नंबर दिया वो 2.1% एक्चुअली GDP का है, जो अभी काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं हमें एम्बिशियस गोल रखना चाहिए सरकार को, और बजट एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, खास करके टोटल बजट भी, और R&D पे है या दूसरे सेक्टर्स हैं। दूसरी बात करते हैं, अभी तक जितना हमारा बजट हो रहा है
उसका 90% बजट जा रहा है बीमारियों को ट्रीटमेंट में। अभी प्रिवेंशन पे हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस है, वहाँ पे अराउंड 80% वो बीमारियों पे खर्च करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए 20% अपना खर्च करते हैं प्रिवेंशन पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, वेलनेस सेंटर है। सरकार ने कदम जरूर उठाए पिछले उसमें बजट्स में, बट वो भी नाकाफ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस पे बजट पे बढ़ावा देना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, अभी भी जो हमारा देश है, भारत देश है, 70% भारत देश है वो गाँव में रहता है, जबकि इसका उल्टा क्या है, 70% जो इंफ्रा है उसमें हॉस्पिटल बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब कन्फाइंड है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में। मतलब जो अभी रूरल क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी पहुँच बहुत अच्छी नहीं पहुँच पाई है, डिस्पाइट हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने की बहुत एम्बिशियस प्लानिंग करी, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है। बट क्वालिटी वहाँ पे देखनी है हमें। जो स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, मैन पावर, जैसे नर्सेज की कमी आई थी कोविड में, डॉक्टर्स की कमी आई, तो उसके लिए स्किल पे इन्वेस्टमेंट पे बजट आया है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। हम बात करते हैं, चूँकि प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बात करते हैं, एक और पैराडॉक्स है कि भारत देश में जो 70% सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, आईपीडी सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक है, वो 70% प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, 30% आपको मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर से। और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को अभी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे हम लोगों को हॉस्पिटल के लिए जो लैंड लेनी पड़ती है वो कॉमर्शियल रेट पर लेनी पड़ती है, अलॉटमेंट बिडिंग से होता है। आपको जो सबसे कैपेक्स जिसको बात करते हैं, 3 मेन फैक्टर होते हैं किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में। पहला होता है कैपेक्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा होता है ओपेक्स। कैपेक्स मतलब लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स या जो प्लांट एंड मशीनरी, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है, कोई छूट नहीं है। सरकार ने अब जरूर लोन फंडिंग में, थोड़ा फाइनेंसिंग में हेल्प की है कि नई स्कीम जो आई पिछले कोविड में, उसमें हमें कोलेटरल फ्री 5 साल पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगा है। तो मुझे लगता है ऐसी स्कीम्स को बढ़ावा देना चाहिए, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जाने के लिए जो अस्पताल हम लोग खोल सकते हैं उसमें कुछ और सब्सिडी देनी चाहिए। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट हैं वो विदेशों से आते हैं, तो जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। ह्यूमन की पावर, रिसोर्स की बात करें, डॉक्टर, नर्सेज हैं, तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। सीआईआई से जुड़ी हुई हैं शबनम सिंह। 70% जो आबादी है वो गांव की ओर है, लेकिन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों तक, बड़े शहरों तक ज़्यादा सीमित है। आप जुड़ी हुई हैं इंडस्ट्री बॉडी से हैं, और आपकी राज्यों में भी बात होती होगी, सलाहकार हैं आप, क्या सलाह है आपकी? तो इसमें 3 चीजें हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा और उर्वशी जी ने भी कहा है। डिलीवरी सिस्टम का रीबूट करने की आवश्यकता है। इस रीबूट में डॉक्टर गुप्ता ने भी मुद्दे उठाए, उर्वशी ने भी फ्लैग करी हैं। जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, 70% लोग रूरल इंडिया में हैं, उनको किस प्रकार से एक्सेस दिया जाए। दूसरा जो है मैन पावर जो है, ट्रेडिशनली हमने इसको पिरामिड मान के चला है। डॉक्टर सबसे ऊपर में रहता है, पैरामेडिक सबसे नीचे में रहता है, बीच वालों की कोई भी चेंज नहीं हुई है सालों साल हमारे देश में। दूसरे कंट्रीज ने नर्स प्रैक्टिशनर को अहमियत दी है, बाकी कार्डर को आगे करा है। मैं सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स को दोबारा से एक नए नजरिया से देखा जाए। तीसरी बात, फंडिंग एकदम इम्पेरेटिव है टीयर 2 और टीयर 3 के लिए। अगर टीयर 2 और टीयर 3 में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल प्रोवाइडर्स को मदद नहीं दी जाएगी तो ये लोग सब बंद हो जाएंगे। तो क्रिटिकल ये है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग के तौर पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर दोनों जुड़ के पीपीपी मोड में एक इसको बनाएं। तीसरी बात, हर बार ट्रस्ट फैक्टर प्राइवेट और पब्लिक के बीच में बढ़ता जाता है, मिसट्रस्ट होती है। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी असेसमेंट बॉडी लाने की बहुत बहुत इमीडिएट नीड है। हेल्थ मिनिस्टर इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्होंने कदम भी लगाए हैं इस पे। पर यहाँ पे क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर और स्टेट को साथ मिलके काम करना पड़ेगा इन तीनों चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फंडिंग पे एंड पीपल पे। तभी जाके ये गाड़ी तेजी से आगे जा सकती है। इंडिया इज वेरी वेल पॉइज्ड
कोविड ने दिखा दिया है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अब इसको आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं जाना है। प्राइवेट सेक्टर एकदम इसमें जुड़ी हुई है। चौथी बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेल्थ सिर्फ डिलीवरी सिस्टम पे नहीं है। हर इंडिविजुअल को ये जानना चाहिए कि वो हकदार भी है और वो रिस्पॉन्सिबल भी है अपने हेल्थ के लिए। तो इसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में सीआईआई की तरफ से हर इंडस्ट्री को बोला है कि आप हर एम्प्लॉय को हेल्थ लिटरेसी में मदद देंगे। जब तक आपको पता नहीं आपको क्या खाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए इलाज करने के लिए, ये जो कनंड्रम है एक व्हील की तरह है, ये टूटेगी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, चार चीज़ें बहुत प्रमुख बताई। और देखें कि जीडीपी का अभी 2.1% जो एलोकेशन है साल 2022 में वो हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। और पिछले 8 सालों में देखें 2014 में ये जस्ट विपरीत था, 1.2% था। यानी कि हम धीमे धीमे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उर्वशी, आइडियल स्थिति क्या होगी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हेल्थ के लिए एलोकेट किया जाए? और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ भी आप बताएंगे, फिर आप डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च होना चाहिए। जी देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा स्टेटेड गोल जो है, हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, वो है कि पहले तो हमें 2.5% तो पहुंचना ही है जीडीपी का। पर वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेटली तो हमें और उसको आगे ले जाना ही है। लेकिन फिर मैं एम्फसाइज़ करूँगी कि सिर्फ केंद्र नहीं, राज्य सरकारें भी इसमें हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जो राज्य सरकारें हैं उनका हेल्थ में, एजुकेशन में बहुत बड़ा से होता है। तो जहाँ जहाँ राज्य सरकारों की एक क्षमता है कि वो एलोकेट कर सकें, ये भी है कि कुछ राज्य हमारे देश में अभी भी गरीब हैं, उस हद तक एलोकेशन ना कर पाएँ, तो वहाँ ज़रूरी है कि केंद्र आए, उनकी सहायता करे। लेकिन जहाँ कर सकती हैं राज्य सरकारें, उनको भी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कलेक्टिव सेंटर स्टेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे बढ़े। तो वो आपने बहुत सही ये मुद्दा उठाया, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है कि जो ज़रूरत केरल की है वो ज़रूरत अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, जो ज़रूरत जम्मू कश्मीर की है वो ज़रूरत हो सकता है गुजरात की या असम की नहीं हो। तो राज्यों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निश्चित तौर पर आगे आना होगा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि हर राज्य की प्रायोरिटीज़ भी एक तरह से अलग हैं। कहीं आप देखें तो अभी भी कम्युनिकेबल बीमारियां जो कही जाती हैं, अभी उनका अभी भी बर्डन हाई है। बाकी जगहों में आप देखें तो नॉन कम्युनिकेबल, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो बहुत बढ़ गई हैं। तो सिर्फ जो आप पैसा एलोकेट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किस तरफ एलोकेट कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर में कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों चीज़ें साथ में होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि सिर्फ एलोकेशन बढ़े पर पब्लिक और प्राइमरी हेल्थ केयर पे बढ़े, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि प्रति लाख आबादी पर डॉक्टर कितने हों? आप अगर देखें हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत बढ़ी है पिछले 5-6 वर्षों में। आप देखें तो लगभग 2014 की जो स्थिति थी उससे दुगने हॉस्पिटल्स देश में हो गए हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जाहिर सी बात है डॉक्टर्स भी बढ़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़े हैं, एम्स की भी लगातार स्थापना हुई है। लेकिन ये आंकड़ा कहाँ पर जाके आदर्श आंकड़ा हम कहेंगे कि अभी ये पर्याप्त है या और बढ़ाने की इसको ज़रूरत है? करंटली बात करें तो अभी इस समय लगभग 850 डॉक्टर हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन पे, जो WHO के हिसाब से कम है। उसमें भी आयुष डॉक्टर भी शामिल हैं। दोनों को मिला के हमारे पास 856 कुछ निकल के आता है पर लाख पॉपुलेशन। आइडली मिनिमम 1000 होना चाहिए। दूसरी मैं एक बात बताऊंगा, इसमें सरकार को, इसमें मुझे लगता है कि बड़ा योगदान है सरकार का, कि बड़ा एम्बिशन रखा है सरकार ने डॉक्टर्स बढ़ाने की। अगर हम बात करते हैं इस बारे में, सरकार ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें उसमें हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपग्रेड किया है मेडिकल कॉलेजेस में। बहुत सारे अपग्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे MBBS की सीट्स स्टार्ट हो गई हैं और MD की सीट भी मुझे लगता है अगले 4-5 साल में स्टार्ट हो जाएंगी। बस अब हमें ये ध्यान रखना है, बिकॉज इस समय जो इंफ्रा है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एलिजिबिलिटी किस तरह की है, क्या सीखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे भारत वर्ष के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं,
नाम रहता है कि हम लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स मानेंगे, बिकॉज हम लोग कम रिसोर्सेज में बड़ी अच्छी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो क्वालिटी पे हमें लगता है फोकस करने की जरूरत है इस समय। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स बहुत अच्छा निकल के आना चाहिए। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट कॉस्ट की भी, तो हमारी जो डॉक्टर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, हमारी ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है दुनिया में यूएस से और यूरोप से अगर कंपेयर करेंगे तो 1/10 है। जितने में हम लोग वहाँ पे आरसीटी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, इतने में यहाँ पे एंजियोप्लास्टी जाती है। जी जी, आप समझ रहे हैं, वहाँ पे अगर 10,000 रुपये में यहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो रही है, एंजियोग्राफी हो रही है, तो वहाँ $10,000 में हो रही है। तो इतना डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत कमी, मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी भी भारतवर्ष में 62% लोग जो हैं वो आउट पॉकेट पैसा खर्च करते हैं। मतलब 62% लोगों को लोन लेके अपने पैसे अपनी सेविंग्स में निकाल के कुछ बेच के अपना इलाज कराना पड़ता है। उसका रीज़न है कि प्राइमरी हेल्थ केयर अभी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, वो है आयुष्मान योजना, जो 10 करोड़ फैमिलीज को वो दे रही है, कवर दे रही है, इंश्योरेंस कवर दे रही है, 50 करोड़ लोगों को कवर दे रही है रफली, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उसमें प्राइमरी केयर नहीं है। तो हमें लगता है प्राइमरी केयर के लिए फोकस करना चाहिए। और दूसरा, जो आयुष्मान के रेट्स हैं या जो सीजीएचएस के रेट्स हैं, अगर वो प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाज कराने आता है, वो इतने कम है कि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्वालिटी ऑफ केयर या क्वालिटी ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल काम है। जो सीजीएचएस के रेट्स हैं, पिछले 8 साल से रिवीजन ही नहीं हुआ। एक डॉक्टर की फीस 150 रुपये है, आप समझ सकते हैं। जी जी, आप प्लम्बर बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बुलाएंगे, वो उससे कहीं ज़्यादा लेके जाएगा। मतलब न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर आप उसको दिखाने जाते हैं तो सिर्फ 150 रुपये, और पिछले 8 साल में इसका कोई रिवीजन नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे ऐसे रेट्स हैं जो बहुत कम है। तो मुझे लगता है क्वालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वांटिटी की तरफ हम कर ही रहे हैं, बट क्वालिटी पर भी हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ में हम शबनम से बात करेंगे। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल चलाते हैं और हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है ताकि आप बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन अगर इसी तरीके से सीजीएचएस एक फैसिलिटी है या इस तरीके की और फैसिलिटी है, देश की जो गरीब जनता है या जो सरकारी रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि उनके हेल्थ केयर को आप कैसे आगे बढ़ाएं। और ये स्थिति तो सेंटर में है। राज्यों में शबनम क्या स्थिति है हॉस्पिटल्स की? अपने रिमार्क्स में कहा कि राज्यों में इशू जो डॉक्टर गुप्ता ने रेज किया है कि प्राइस कॉम्पनसेशन जो है वो टैंडम में नहीं चल रही है, और इसलिए मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड लिया जाए, और उसमें जो ये प्राइस फिक्सेशन है और ये आयुष्मान भारत की जो योजना है बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, फुल मार्क्स टू देम, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। इंडिया छोड़िए, आप अमेरिका एंड इंग्लैंड में भी देखिए, ये रोज रोज का मुद्दा है कि फिजिशियन को क्या कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, किस प्रोसीजर के लिए क्या कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये जो डायलॉग है, ये कंटिन्यूअस डायलॉग है, पर इसको कहीं ना कहीं लॉजिकल स्तर पे एक प्लेटफॉर्म से आगे ले जाना पड़ेगा। एंड इसके 2 इम्पैक्ट हैं। अगर आप फिजिशियन को कॉम्पनसेशन सही ढंग से नहीं करेंगे तो आगे वाली पीढ़ियों में बच्चे कम आएंगे मेडिसिन में, क्योंकि कम उम्र में आप आईटी सेक्टर देख लीजिए, बाकी सेक्टर देख लीजिए, उनकी कॉम्पनसेशन इतनी कदर ज्यादा है जितने की डॉक्टर की है। दूसरी बात, जहां तक रही इन्वेस्टमेंट इनटू हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू एज टेक्नोलॉजीज, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। एक तरफ से हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन और डिजिटाइजेशन होगी वो है हेल्थ केयर में। परंतु अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और अवेलेबल फंड्स नहीं होंगे, तो ये आप इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे सिर्फ ये बोल के कि हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज कई कदर कम है बाकी कंट्री से, वो ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चलेंगी। एंड जो आज की तारीख में जब हम G20 होस्ट कर रहे हैं और हमारा कैंपेन है हील इन इंडिया बाय इंडिया, इतना इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम सही कदम आगे करें। राइट इन्वेस्टमेंट, राइट हैंडलिंग एंड राइट, एक कहते हैं ना, इंक्यूबेशन तो हो चुका, द सेक्टर हैज डेवलप्ड वेरी ब्यूटिफुली। इसको अब मदद खुराक की जरूरत है टू बी एबल टू फ्लावर एंड गो beyond that. Also, we must not forget our traditional medicine in the haste to only push
एलोपैथिक मेडिकेशन। जी जी, शबनम शबनम आपने बहुत अच्छी बात कही कि, और हम आपसे थोड़ी देर में मेडिकल टूरिज्म के बारे में आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि G20 की बात कर रही हैं और बाकी सारे देश से मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा मैं है। एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी। कि जो बात कर रहे थे, तो इसमें एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया। जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन है, उसमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है और पूरे देश का सारे पेशेंट्स का डाटा एक बड़े सर्वर पे रखा जाएगा, क्लाउड पे रखा जाएगा। उस पर बहुत सारे डाटा एनालिटिक्स लगेगी, उसमें बहुत सारा प्रिवेंटिव काम हो सकता है, उस पर कौन सी बीमारियाँ डेवलप हो सकती हैं, किस मरीज को क्या रिस्क हो सकते हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको अपना डाटा रिकॉर्ड लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें सारी आपकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, सब कुछ रहेगा उसके बेस पे। और एक इवन आसपास सारे आपस में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सब कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब चीज़ जो होने वाली है, और सरकार ने उस पर कदम उठा दिया है और मुझे लगता है फ्यूचर में इसमें बहुत बड़ा काम होगा। जी शबनम, हम बात कर रहे थे आयुष्मान भारत योजना की। ये बहुत ही एम्बिशियस योजना है और मेरे पास एक ये डेटा है कि अब तक कितने इसमें हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए हैं आयुष्मान भारत के तहत। 2,90,00,000, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज का डेटा, 2023 आज का डेटा ये बता रहा हूँ। और आयुष्मान कार्ड जो इशू हुए हैं वो 17,69,00,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड इशू हो चुके हैं। तो ये न सिर्फ प्राथमिक तो नहीं कहेंगे, चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है, ऐसे लोगों को एक सिक्योरिटी दे रहा है ये योजना सरकार की, बल्कि जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहा है कि लोग इससे जागरूक हुए हैं। जी। नीति आयोग में होने के नाते आप गांव-गांव तक ये चीज़ पहुंचे, लोग जागरूक हों, इसके लिए क्या उपाय सुझा रही हैं और बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी जी, जैसे आपने आयुष्मान भारत कहा, तो उसका एक पहलू तो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है हमारी, दूसरा है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, और दोनों पिलर्स हैं एक तरह से इस प्रोग्राम के। और सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि दिसंबर 2022 तक वो करीब 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर देश भर में बना देंगे, और वो करीब वो उस लक्ष्य तक पहुंच भी गए हैं। कुछ राज्य हैं जहां अभी भी और सेंटर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी हद तक वो लक्ष्य पूरा हो गया है। तो एक तो उम्मीद जो मेरी है कि अब हम उन सेंटर्स की फंक्शनैलिटी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि एक सेंटर बना देने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि वो पूरी तरह से फंक्शनल ना हो, उसमें आप जो पूरी तरह से सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, जब तक वो ना हो, और उसमें अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो जो है आयुष है, वो सब उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्राइमरी केयर के हिसाब से मैं कहूँगी कि उस पिलर को हमें और मजबूत ले जाना है। फिर जो आपने दूसरे की बात की, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वहाँ ज़रूरी है कि हम और जो कवरेज है उसका एक्सपैंड करें, और अस्पतालों को लाएं, और जो पेशेंट्स हैं उनको जोड़ें, क्योंकि अभी भी कई एरिया में है कि अवेयरनेस नहीं है स्कीम के बारे में, या उतने अस्पताल नहीं हैं जो एम्पैनल्ड हैं। तो वो जो एक तरह से डिस्पैरिटीज़ हमारे देश में हो जाती हैं, वो हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जिस पे हम निरंतर काम करते रहते हैं, और जिस पे अभी बात भी हुई, कि किस तरह से जो ट्रीटमेंट का पैकेज है उसको हम किस तरह से रिवाइज करें, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड हो सकती हैं, जो हम आगे जाके कवर कर सकते हैं। तो वो एक ऑनगोइंग चर्चा है जो हमारी चलती है, और आप उसमें देखेंगे कि उसमें आते रहेंगे रिविजन्स, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट जो पेशेंट को है वो पहुंच सके। तो मैं कहूँगी कि दोनों जो पहलू हैं आयुष्मान भारत के, वो साथ में जाते हैं, और उनको एक कंबाइंड वे में इम्प्लीमेंट करना और इस बजट के थ्रू उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी। जी डॉक्टर गुप्ता, आप जैसा कि आप बता रहे थे कि शहरों तक ही बहुत सारी सुविधाएं सीमित हैं, और शबनम मैडम जो बताना चाह रही थी कि टियर 2 टियर 3 के सिटीज़ में भी जाएं, हॉस्पिटल से जुड़े होने के नाते आप अपने स्तर पे, चूँकि आप करेंगे, आपकी तरह 100,000 और डॉक्टर्स करेंगे, हॉस्पिटल चलाने वाले करेंगे, गांव की ओर बढ़ने की क्या योजनाएं हैं आपकी? सरकार से तो अपेक्षाएं हैं, स्वयं आपकी क्या योजना है कि गांव की ओर बढ़े? बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस समय हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं करते तो किसी भी सेक्टर को ग्रो नहीं करते। तो टेक इनेबल्ड हमें सोचना चाहिए। उसके लिए जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या किया, व्हील एंड स्पोक मॉडल डेवलप किया। जो सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर है वो आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। इसके अलावा व्हील एंड स्पोक मॉडल मतलब छोटे क्लिनिक्स हैं,
पोली क्लिनिक्स हैं उनको हम रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने नोएडा में ऐसे कई सारे सेंटर्स खोल दिए हैं जो रूरल एरिया में हैं। इवन टेली मेडिसिन इतना अच्छा है, वीडियो कंसल्टेशन इतना अच्छा आ गया, ऐसे बहुत सारे टेली मेडिसिन इक्विपमेंट आ गए हैं जिसकी तरह चाहें तो आप उससे प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंड सेंटर्स को मैनेज कर सकते हैं और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। इवन टेली आईसीयू को पूरा मैनेज कर सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और किसी गांव में अगर आईसीयू भी है या तहलका में भी आईसीयू है, वहाँ के जो जितने वाइटल्स हैं पेशेंट्स के, वो सारे आपको बिल्कुल रियल टाइम में दिख जाएंगे। उसकी वजह से आप वहाँ पे जो स्किल्ड ट्रेंड स्टाफ है उसको आप गाइड करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रोटोकॉल दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए, तो उससे और फ़ायदा होगा। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोशल सेवा या समाज सेवा करने की ज़रूरत है, बिकॉज हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग इसको इंडस्ट्री बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ये मुझे लगता है एक सेवा का भाव है, मानव सेवा का भाव है। अगर जिसको हेल्थ केयर में आना है उसको प्रॉफिट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो सोच रहा है तो उसके लिए और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे एक डॉक्टर को अच्छा बनने में 10 साल लग जाते हैं, तब जाके उसको और इतना पढ़ना पड़ता है कि उतना एक आईएएस ऑफिसर नहीं पढ़ता है यहाँ पे हमारे इंडिया में, जितना एक एमबीबीएस का डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर करता है। और कहीं ना कहीं उतना पढ़ने के बाद आईटी में बंदा या आईआईटी या आईएम करने के बाद वो कितने बड़े पैकेज चला जाता है 4-5 साल में। तो कहीं ना कहीं एक सेवा भाव होता है डॉक्टर के अंदर, इसकी वजह से वो इस सेक्टर में सेवा करने के उससे उतरता है। तो हम सब भी उसी भाव से चल रहे हैं। और हम लोग जितने Tier 2 सिटीज हैं, Tier 3 सिटीज हैं, इवन गाँव में टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, अपनी चैरिटेबल पोली क्लिनिक्स, लेकिन डॉक्टर गुप्ता जो फोकस है अभी भी वो शहरों पर ही है। क्या वजह है कि सेवा भाव होने के बावजूद अभी भी बहुत डॉक्टर्स जो हैं गांव की ओर नहीं जाना चाहते, गांव के क्लिनिक्स खाली होते हैं? बिल्कुल, तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज गांव में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई डॉक्टर जो है, उसकी फैमिली है या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ट्रेंड है, उन सबको बेसिक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं। अच्छे स्कूल्स चाहिए होते हैं, आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं इसको उसके अलावा रहन सहन का एक लाइफ स्टाइल होता है, बेसिक मिनिमम वो चाहिए होता है। उसकी वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हायर करना डिफिकल्ट हो रहा है। बट मुझे लगता है चैलेंज बड़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है, क्योंकि अब नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बढ़ गए हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत सारे बढ़ रहे हैं, स्किल प्रोग्राम बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 5 साल में इसकी तस्वीर बदलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम पहले कह रहे थे कि शबनम, हमारे पास एक डेटा है मेडिकल टूरिज्म को लेके कि साल 2020 में इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म था वो 5 से 6 बिलियन डॉलर का था। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 वर्षों में ये लगभग 13 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और G20 ये साल हम अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट साल है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बाकी देशों से भी मेडिकल टूरिज्म बढ़े, इस बारे में क्या विचार है आपका? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है G20 B20 के डिस्कशंस में कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। अब इसमें जो है ये 3 चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। एक है 54%, लगभग 54% जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, वो हमारे नेबरिंग देश से आ रहे हैं। बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं सम अमाउंट, एंड सम फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज। अब जो है हमारा जो फुटप्रिंट है इसको और भी आगे ले जाना है। तो इसको और भी आगे ले जाने के लिए कंट्री टू कंट्री MOUs विल हैव टू बी साइंड। इसमें लीगल इश्यूज भी होती हैं। सो डॉक्टर्स आज की तारीख में जाते हैं इन कंट्रीज में, वहां पे कैंप्स रखते हैं, फिर पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे अपनी सर्जरी कराने के लिए। उसकी फैसिलिटेशन बहुत हद तक गवर्नमेंट ने ठीक है, एक्सीलेंट मूव्स लिए हैं। फैसिलिटेशन डेस्क रखे हैं, एम्बसीज में रखे हैं, एयरपोर्ट्स पे रखे हैं इसको फैसिलिटेट करने के लिए। परंतु इसके इन एडिशन जो है हमको देखना है कि जो पूरा चेन है, पेशेंट आया यहाँ पे, ट्रीट हुआ, अपने कंट्री में वापस चला गया, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें कि वो हमारे कांटेक्ट में रहे। दूसरी बात है हम लोगों को भी इंडिया में अपनी जो एक्सपर्टीज है, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, उर्वशी ने कहा, कि हम लोग भी इन्वॉल्व रहे उन देशों में उनकी अपस्किलिंग एंड उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने में, बढ़ाने के लिए। उसी
हिसाब से वो सीमेंटिंग तो- होती है, तो- तो- नहीं तो क्या होता है वो आधी रास्ते रह जाती है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। शबनम, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उर्वशी आपका, डॉक्टर DK गुप्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थनीति बजट विशेष आज के एपिसोड में इतना ही। कल इसी वक्त फिर किसी और सेक्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।